सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग अपना डिस्कस करते हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग यूनिट 2 में पहुंच गए थे और आज हम लोग यूनिट 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो है 5th क्वेश्चन, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डाइपोल मूवमेंट पहले डिफाइन करना है और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है। ओके, तो और इन दोनों के एप्लीकेशंस भी देना। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो डाइपोल मूवमेंट हमारा कुछ इस प्रकार है और हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट अपने क्लास 12 में भी पढ़ रखा है, तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ कि क्या होता है डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब इन दोनों एटम के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा। ओके, सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है आपके। ओके, ये समझ लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या है कि ये वाला मतलब कि मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ओके, सो क्या है कि जो ए है जो हमारा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ये अपनी तरफ खींच ले रहा है ना। बी भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बी जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपनी तरफ खींच ले रहा है, और क्योंकि ये अपनी तरफ खींच ले रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ए के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं तो यहाँ पे अब दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसी को कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट सिंपली होता है क्या है कि अगर शॉर्ट में बताऊँ तो दो अगर एटम हैं और वो दोनों एक तरह से कोवेलेंटली बॉन्ड है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए और ये इलेक्ट्रॉन, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से जो एक एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब आप इसको कई तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल होता है, एक मान लीजिए मॉलिक्यूल है HCl। तो HCl में क्या होता है, इस तरह से Cl में लगा होता है। अब Cl सबको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सो ये Cl भी जो अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेगा। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं डाइपोल मूवमेंट के। ओके, तो पढ़ते हैं। व्हेन ए नॉन आइडेंटिकल एटम ए एंड बी, सो नॉन आइडेंटिकल एटम जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ये नॉन आइडेंटिकल एटम है, एक ये है ए और दूसरा है बी। ओके, व्हेन अ नॉन आइडेंटिकल एटम आर जॉइंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली टू द एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विल बी अट्रैक्टेड मीन्स खींचे जाएंगे बाय मोर स्ट्रांगली किसके द्वारा खींचे जाएंगे? जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है, मतलब कि जिस एटम के पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, इफ़ ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी के कंपैरिजन में, इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। सो उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की। जैसे मान लीजिए कि ये एटम है ए और ये एटम है बी, तो ए के पास ज़्यादा टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेने की, और इसी को कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आती है आपका डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो और पढ़ते हैं। लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन बी, तो बी के पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उससे सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बी के पास बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। द मॉलिक्यूल बिकम्स डाइपोलर। मतलब कि डाइपोलर मीन्स पोलर मतलब क्या होता है? चार्ज। डाइपोलर यहाँ पे आप देखिए तो एक यहाँ पॉजिटिव है और एक यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे दो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसीलिए हम लोग इनको डाइपोलर बोल रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय द मूवमेंट ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब ये डाइपोल मूवमेंट तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा वो समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है U = Q × R। जो आपका U है ये, जिसको म्यू कहते हैं,
इसे वैसे इसको यू कहते हैं, इसको म्यू कहते हैं। ये है आपका डाइपोल मोमेंट। और जो क्यू है वो चार्ज है आपका, और आर है वो रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। आप कंफ्यूज मत करिएगा, आर रेडियस नहीं डिस्टेंस है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यू जो है ये क्यू है, और ये जो आर है डिस्टेंस है इन दोनों एटम्स के बीच का वो आर है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है आपका वो म्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज अगर आप बढ़ाएंगे तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, अगर आप दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। ओके, अब आप समझिए इस बात को, इस डायग्राम को, कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, सो क्या है कि अगर आपने एक कंपाउंड लिया जो डाइपोल मतलब जिसमें डाइपोल है, तो अगर जिस एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है तो उसमें दो चार्जर्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो वो तो हम लोग समझ चुके, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सारे चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है, तो मतलब कि वो उसमें नेगेटिव आ जाता है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं खींच पाया है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे नहीं। अब अगर यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स लगा दी, समझिए, है ना, यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स लगा दी। अब एक ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। अब अगर मैंने अभी स्विच ऑन नहीं किया तो ये सारे मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड है, कोई भी इसमें सिस्टम नहीं है, कोई भी यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, आप समझिए दोस्तों, क्योंकि ये प्लेट जो थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी और ये प्लेट जो थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो देखिए सारे नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव के पास आ गए हैं, और जो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो इस तरह से आपका डाइपोल मोमेंट को मेजर कर सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में डाइपोल है तो आप इस तरह से मतलब कि पहचान भी सकते हैं कि अगर आप उनमें प्लेट लगाएं तो आप देख सकते हैं कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव जिनमें चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जिनमें पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बन गया है, इनका रीअरेंजमेंट हो गया है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाले ही हैं और यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और अगर स्विच आपका ऑफ है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मतलब कि रैंडमली अरेंज्ड होंगे, लेकिन अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं तो ये एक सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएंगे। ओके, सो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, कि क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला एप्लीकेशन है फॉर प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के नेचर को, क्योंकि अगर दोस्तों किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा तो उसका नेचर डिफरेंट होगा, और अगर किसी में नहीं है तो उसका नेचर डिफरेंट होगा। ओके, अब पढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो हम लोग को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, जो पोलर है मतलब कि उनमें डाइपोल है, और जो नॉन पोलर है उनमें डाइपोल नहीं है। तो अगर आपको सिंपली पता लगाना है कि कोई कंपाउंड पोलर है कि नहीं तो उसका डाइपोल मूवमेंट मेजर करिए। अगर उसका डाइपोल मूवमेंट 0 आता है तो वो नॉन पोलर है ना। और जो अगर जिसमें कोई डाइपोल मूवमेंट आता है 0 से ज़्यादा आता है तो वो पोलर है। ओके, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलैरिटी कितनी है उसमें, है ना, ज़्यादा पोलैरिटी है कि कम पोलैरिटी है ना। सो समझते हैं दैट मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि कितनी उसमें पोलैरिटी है। अगर ज़्यादा पोलैरिटी होगी तो वो डिज़ोल्व जल्दी होगी, कम पोलैरिटी तो धीमे डिज़ोल्व होगी, है ना। तो हम लोग इसे डिग्री ऑफ पोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। थर्ड है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर किसी में डाइपोल मूवमेंट हुआ तो उसका शेप भी काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज़ यूज्ड टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ अ स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट इट्स शेप विल बी नॉट सिमेट्रिकल। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक, ध्यान रखिए दोस्तों, स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट है तो उसका जो उसका शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, है ना। अब वो कैसा हो सकता है? वो कर्व्ड हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, या कोई भी अलग तरीके से हो सकता है ना। और ये बात ज़रूरी है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल एट 0 डाइपोल विल बी सिमेट्रिकल एंड हैज़ अ लीनियर फॉर्म। तो अगर किसी में 0 डाइपोल है, कोई भी डाइपोल नहीं है, तो वहाँ पे लीनियर फॉर्म होगा, एक सिमेट्रिकल फॉर्म होगा।
ओके। देन है प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो बॉन्ड का नेचर प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से उसका बॉन्ड है। अगर वो जल्दी टूट जाता है तो उसका मतलब कि डाइपोल ज़्यादा है, कम है, कैसा है, वो हम लोग डाइपोल मोमेंट से पता लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आया हो कि क्या है डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको नाम से पता लग रहा होगा, डिसोसिएट होना। डिसोसिएट होना मतलब टूटना। तो अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, जैसे कि ए और बी, ये आपके पास एक कंपाउंड है ना। तो अब ए और बी की एक टेंडेंसी है, ए बी की टेंडेंसी है कि ये अपने मॉलिक्यूल्स में मतलब कि आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे कि ए प्लस और बी माइनस में। तो इसी को कहते हैं डिसोसिएशन, मीन्स टूटना। एग्जांपल दूँ तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है HCl का। अगर आप HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं डिसोसिएट होना, ठीक है। तो H प्लस और Cl में डिसोसिएट हो गया। अब जो इसी को हम लोग डिसोसिएट जो हो रहा है, जो डिसोसिएशन हो रहा है, उसको हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं ना। और इसी मेजर में जो कांस्टेंट मिलता है उसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो वही पढ़ते हैं क्या है। Dissociation constant is a tendency of a substance AX plus BY to reversibly dissociate into a solution of smaller components A and B is shown as AX plus A। जो AB है हमारा कंपाउंड, वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, जो हमारा AB कंपाउंड है वो A और B में डिसोसिएट हो रहा है। अब ये X और Y क्या लिखा है, X और Y दोस्तों समझ लीजिए क्या लिखा है। X और Y मतलब कि जैसे मान लीजिए कि A2 है और B3 है, ऐसे नहीं। तो क्या है कि अगर A2 है तो यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे A के, है ना, और 3 आयंस बनेंगे B के। इस तरह से इसमें X और Y लिखा है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर आप लगा सकते हैं। तो यही दोस्तों X और Y का मतलब है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो दोस्तों ये आपके पास एक फॉर्मूला है ना। आप समझिए फॉर्मूला काम कैसे करता है। ये जो A है, जो ब्रैकेट में A लिखा है ना, ये है आपका मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मोलर कंसंट्रेशन है। और ये जो B लिखा है ब्रैकेट में, उसे कहते हैं मतलब कि जो A है इसका है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो B है आपका वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। और ये जो AB लिखा है नीचे, ये AB लिखा हुआ है, वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB, जो कंपाउंड डिसोसिएट होने से पहले था। ओके, डिसोसिएट होने से पहले था। सो अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब ये जो X और Y लिखा है, X और Y ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि जो मैंने बोला कि A2 था और B3 था, है ना। तो ये 2 और 3 ही X और Y है, तो आप 2 और 3 ही यहाँ पे फॉर्मूले में डाल सकते हैं। ओके, सो इसकी अब एक टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन इज़ डिसोसिएटेड इनटू कंपाउंड। मतलब कि एक टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की या कंपाउंड की कि वो अपने आयंस में टूट जाए। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन आयनिक मॉलिक्यूल। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला ही है जो आपको मेंशन करना होगा। जो लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आयन, वो ये फॉर्मूला ही है। ओके, और ये जो K है आपका, ये जो आपका K आया है, ये K, यही आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसी को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। और ये एक मेजर करता है कि कितना उसकी टेंडेंसी है टूटने की। अब यहाँ पे दोस्तों एक हैसेलबैक इक्वेशन आती है। हम लोग इसे हैसेलबैक इक्वेशन कहते हैं, कुछ लोग हैंडरसन हैसेलबैक कहते हैं। तो हम लोग खाली इसको हैसेलबैक ही कहते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे एक जो डेफिनेशन, ये जो इक्वेशन है, इससे हम लोग पीके और पीएच और पीके के बीच का वो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। तो अगर एसिड के लिए है तो पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग Cu अपॉन Ci। अब ये जो Cu है ना, Cu जो है
जो Cu है वो है कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, मतलब कि जो अनआयनाइज्ड है, और जो Ci है वो है कंसनट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए बस इस बात का कि ध्यान आपको इस बात का दोस्तों रखना है कि एसिड और बेस के लिए हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है, और चेंज किधर है, इस वाले लॉग वाले में। आप देखिए जो एसिड है वहाँ पे ऊपर जो है आपका अनआयनाइज्ड रहेगा और नीचे आपका आयनाइज्ड रहेगा, लेकिन जो बेस है उसमें ऊपर क्या रहेगा, लॉग में आयनाइज्ड का रहेगा और नीचे अनआयनाइज्ड का रहेगा, है ना। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन में सिर्फ एसिड और बेस के लिए सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना। और अगर हम लोग पढ़ें इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की एप्लीकेशंस, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है फॉर बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, की ड्रग कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स करेगी। अगर दोस्तों सोचिए कि मैंने आपको एक ड्रग दी, अब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम है, मतलब कि उसकी टेंडेंसी बहुत कम है अपने आयंस में डिसोसिएट होने की, टूटने की, तो वो आपके बॉडी में पेट में जाके डिसोसिएट ही नहीं होगी। जब वो डिसोसिएट ही नहीं होगी तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे देगी, है ना, वो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। तो वैसे तो हमें कभी ड्रग नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग को ऐसी ड्रग चाहिए जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई हो, ताकि वो तुरंत ही जाके अपने आयंस में टूट जाए और वो आयंस अपना काम करना शुरू कर दें, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और द नॉलेज ऑफ pKa वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द क्वालिटेटिव एवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन द ड्रग। मतलब कि इससे क्या है कि अगर आपको pKa वैल्यू पता होगी तो आप pH निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको pKa वैल्यू पता होगी तो आप pH निकाल सकते हैं। तो pH निकालने की वजह से जो हमारी बॉडी में एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, हमारी बॉडी में एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी ड्रग का किसी भी ड्रग का आप ध्यान रखेंगे कि जब वो ज़्यादा एसिडिक ना हो, कोई ड्रग ध्यान रखें कि वो ज़्यादा बेसिक ना हो। इस तरह से आपको हम उसका एसिड बेस का कंसंट्रेशन इस तरह से मैनेज करना होगा कि हमारी बॉडी में जाके वो हमारा एसिड बेस बैलेंस में कोई डिस्टर्ब ना करें। ज़्यादा एसिडिक होगी तो हमारी बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाएगी, है ना, तो हम लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो ड्रग ज़्यादा एसिडिक ना हो और ज़्यादा बेसिक ना हो। और वो किस तरह से होगा, वो इसी तरह से होगा कि अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट की से में जो हम लोग को हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन मिली है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, है ना, और उसको ध्यान से यूज़ करें। नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर वर्किंग विद बफर्स। तो बफर्स के साथ अगर आपको काम करना है, बफर्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक एसिड या बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मतलब कि अगर किसी में आपने बफर डाल दिया तो उसका एसिडिटी सेम रहेगी और बेसिसिटी भी सेम रहेगी। ओके, तो अगर आपको बफर के साथ काम करना है तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। और अदर एप्लीकेशन ऑफ Ka इज़ विथ pH इंडिकेटर्स, है ना, pH इंडिकेटर्स के लिए बहुत यूज़ होता है। pH इंडिकेटर इज़ अ वीक एसिड और वीक बेस विच चेंज इन कलर इन ट्रांजिशन pH रेंज इज़ अबाउट pK। मतलब कि अगर आपको pH इंडिकेटर्स के साथ काम करना है तब भी आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा टेक्निकल टर्म है जिसमें ज़्यादा समझाने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है उसकी टूटने की। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।